द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ सिडनी से शरीके गुफ्तगू हैं प्रोफेसर रजी आजमी साहब। आजमी साहब ने पाकिस्तान के अलावा रूस और अमेरिका से तालीम हासिल की। अमेरिका से इन्होंने डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में पीएचडी की। इसके अलावा इनको सैरो सियाहत का बहुत शौक है और 96 यानी 96 मुल्कों की सैर कर चुके हैं। प्रोफेसर साहब, आप रशियन जबान भी जानते हैं, तो मैं जानना चाह रहा था कि यूक्रेन की जंग पे आपके क्या तासुरात हैं। यूक्रेन की जो जंग है ये कोई आम जंग नहीं है। यूरोप की तारीख में ये दूसरी जंग अज़ीम के बाद ये पहली जंग है। और मुझे तो थोड़ी हैरानगी है कि पुतिन ने ये फैसला इस जंग का किया, लेकिन उतनी ही या उससे भी ज़्यादा हैरानगी इस बात की है कि पाकिस्तान के लोग और दुनिया में काफ़ी लोग इस इशू पे हमदर्दी रखते हैं रूस के साथ और पुतिन के साथ। तो मैं ज़रा पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा बात करना चाहता हूँ। वो ये कि मेरा जो ख्याल है वो ये है कि पाकिस्तानी जो अवाम है वो स्ट्रॉन्ग मैन को बड़ा पसंद करते हैं। आप अगर थोड़ा पीछे जाएं तो कुवैत पे हमला करके जब कब्जा किया था सद्दाम हुसैन ने, उस वक्त भी पाकिस्तानी अवाम की हमदर्दी सद्दाम हुसैन के साथ थी। अच्छा, वहां पे भी क्या हुआ था कि एक छोटे से मुल्क पे एक उसके बड़े हमसाया ये नेबर ने कहा कि ये हमारे मुल्क का एक हिस्सा होता था और उसे हड़प करके उसे अपनी 27वीं प्रोविंस डिक्लेयर कर दिया। और पाकिस्तानी लोग इस पे बड़े खुश थे। इससे कतई नज़र के पाकिस्तान खुद एक नया मुल्क है और उस वक्त तो उसे 40 साल ही मेरे ख्याल में हुए थे। हाँ, और एक उसका बड़ा हमसाया है जिससे काफ़ी पाकिस्तानी समझते हैं कि उन्हें खतरा है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इराक की हिमायत की और सद्दाम हुसैन की हिमायत की। अच्छा, उस वक्त भी आपको याद है कि एक बहुत बड़ा कोलिशन बना था। क्यों? उसकी वजह ये थी कि ये मॉडर्न टाइम्स में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ये बड़ा रेयर है कि कोई मुल्क दूसरे मुल्क पे हमला करके हड़प करके और कहे कि ये हमारे मुल्क का हिस्सा था या होना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा जाएं और मुल्कों पे तो अफ्रीका में जितने भी बॉर्डर्स हैं वो सारे कंट्रोवर्शियल हैं, सारे अंग्रेजों के बनाए हुए। अंग्रेजों से मतलब कि कॉलोनियल पावर्स, और इनके अपने झगड़े फसाद और मुफादात थे जिसकी वजह से उन्होंने अपनी मर्जी की वहां पे लाइनें खींची और वो बन गए इंटरनेशनल बॉर्डर्स। अगर ये झगड़े वहां पे अफ्रीका में खोले जाएं तो सारे मुल्कों में आपस में जंगें शुरू हो जाएं। इसीलिए जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, जिसको अब कहते हैं अफ्रीकन यूनियन, उन्होंने अपने मंशूर में शुरू में ही ये कहा था और फैसला था, वो लिखा हुआ है कि हम किसी भी बॉर्डर तनाज़े को, डिस्प्यूट को नहीं छेड़ेंगे। वी विल एक्सेप्ट द बॉर्डर्स एज दे आर। अच्छा, अब यूक्रेन पे आप आए। यूक्रेन पे जब पुतिन ने हमला और कब्जा करने की कोशिश की तो उसने क्या किया, इसकी वजूहात दी। अच्छा, याद रखें कि यूक्रेन कोई छोटा मुल्क नहीं है, यूरोप का सबसे बड़ा मुल्क है रूस के बाद, और रूस खुद जो है दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है बाय फार। जी। सो यूक्रेन इज द लार्जेस्ट कंट्री इन यूरोप आफ्टर रशिया। आबादी भी उसकी 44 मिलियन, जो यूरोप में खासी अच्छी आबादी समझी जाती है। आज़ाद हुआ 91 में, रूस ने इसको तस्लीम किया। उसके फौरन बाद, चूंकि वहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स काफ़ी थे रूस के ज़माने से, सोवियत यूनियन के ज़माने से, तो अमेरिका ने बहुत इसमें इंटरेस्ट लिया और रूस की लीडरशिप ने फिर एग्री किया। यूक्रेन के साथ बातचीत हुई, यूक्रेन को काफ़ी पैसे दिए अमेरिका की तरफ से और रूस को भी वो पैसे आए कि यूक्रेन एग्रीड। उन्हें एक गारंटी दी गई अमेरिका और रूस की तरफ से कि आप अपने न्यूक्लियर वेपन्स को गिव अप करें और आपकी सिक्योरिटी हम गारंटी करते हैं। ये रूस ने भी इसे दस्तखत किया। अच्छा, इसके बावजूद कि ये तस्लीम शुदा उसका बॉर्डर है, न्यूक्लियर वेपन्स उसने गिव अप किया आफ्टर ए गारंटी फ्रॉम रशिया एंड अमेरिका, और उसके ऊपर ये हमला हुआ। अच्छा, इसका थोड़ा सा पस मंजर में जाएं तो 2014 में आपको पता है कि क्राइमिया को उन्होंने एनेक्स किया था। क्राइमिया को रूस ने एनेक्स किया।
उसके बाद से उसी वक्त तकरीबन वहाँ पे एक बगावत करवाई जो ईस्टर्न यूक्रेन है, जिसे डॉनबास का एरिया कहते हैं। एंड बाय द वे वो यूक्रेन का बहुत ही रिच मिनरल रिच एरिया है सारा। हम्म। तो वहाँ पे बगावत करवाई ये कह के वहाँ पे जो रूसी हैं उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। हर मुल्क में तकरीबन अकलियत जो होती है उनको कुछ होते हैं शिकवे शिकायत। यूक्रेन में यकीनन उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था, लेकिन बहरहाल उसको जवाब बना के वहाँ पे 1/3 पे कब्जा कर लिया। और वो कब्जा अभी तक था, यानी मार्च या फरवरी तक, जब अभी दोबारा जंग हुई। अच्छा, इसमें आप देखें कि इसके साथ, अच्छा, और अब हम आते हैं उस पे कि क्या क्या एक्सक्यूजेस बनाए या पुतिन ने क्या इसके जवाब बनाए। एक एक करके लेते हैं। जी, एक तो सबसे कहा सबसे अहम तो सर जी, ये कहा जाता है ना कि उन्होंने वेस्ट ने या नेटो ने उनको प्रोवोक किया। उन्होंने पहले ये गारंटीज दी थी गलबन 2008 में कि हम आपके करीब नहीं आएंगे और यूक्रेन को नेटो का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। तो नेटो तो ये यूक्रेन तो नेटो का हिस्सा बना भी नहीं था। अच्छा, अ, और कोई उसके बनने के आसार नहीं थे, इसलिए कि नेटो किसी भी ऐसे मुल्क को अपने में शामिल वैसे ही नहीं करेगा जिसके ऊपर या जिसके किसी हिस्से पे किसी और का कब्जा हो, और वो भी एक सुपर पावर हो, रशिया जैसा। तो ये तो आउट ऑफ द क्वेश्चन था कि जब तक ये रिजॉल्व नहीं होता तो ये इस पे सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, अब रहा कि यूक्रेन की ख्वाहिश क्या थी। अब जाहिर है कि अगर रूस की तरफ से उन्हें खतरा है तो वहाँ के लोगों की यकीनन ख्वाहिश होगी कि हमें कोई प्रोटेक्शन मिले नेटो के मेंबर बन के। अच्छा, और नेटो जो है वो बढ़ा क्यों? इसलिए बढ़ा कि रूस के करीबी जो भी ममालिक हैं सबको रूस से खतरा है। अब आप देखें कि एक ये जो बाल्टिक स्टेट्स हैं, 3 है वहाँ पे रूस के नॉर्थ वेस्ट पे, जो सेंट पीटर्सबर्ग रूस का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। वहाँ से तकरीबन आप अगर बैठे, और जो कि मैं कर चुका हूँ बस में, मुझे याद आता है कि 3-4 घंटे आप बैठे सेंट पीटर्सबर्ग से तो आप पहुंच जाते हैं एस्टोनिया का कैपिटल जो है टैलिन। अच्छा, एस्टोनिया, उसके नीचे आता है लैटविया, फिर उसके बाद आता है लिथुआनिया। ये तीनों छोटे छोटे ममालिक हैं और इन्हें भी रूस से खतरा है, और इन तीनों में भी रूसी एक अकलियत है। अच्छा, बाद में बताता चलूँ कि यूक्रेन में 77% यूक्रेनी है और तकरीबन 17% हैं रशियंस, और बाकी दीगर और एथनिसिटीज हैं। तो इन्हें खतरा था, ये नेटो के मेंबर बन गए। उसके बाद और भी जो जितने ममालिक उसके मेंबर बने सारे तकरीबन ये सोवियत ब्लॉक के पहले थे, लेकिन सोवियत यूनियन के खतरे की वजह से ही ये उसके मेंबर बने। जब आप आए कि अभी तक कोई मुझे ये बताया कि नेटो ने किस मुल्क पे हमला किया है या कब्जा किया है। और पाकिस्तानियों के लिए खास कर मैं जिक्र करूं कि नेटो की जो फौजी ताकत है वो सिर्फ 2 दफा इस्तेमाल हुई है, और दोनों बार इसके बचाव के लिए मुसलमानों के। पहली बार हुई थी जब ये बोस्निया में ना हो रहा था और सर्ब्स ने वहाँ पे इंतहाई जालिमाना हरकतें की थी अपना मुस्लिम्स के खिलाफ। तो बोस्नियन मुस्लिम्स के बचाने के लिए अमेरिका ने बॉम्बिंग की सर्बिया पे, जो एक क्रिश्चियन कंट्री है। इसी तरह से कोसोवो, वहाँ पे भी उनके साथ जो सलूक हो रहा था उसकी वजह से नेटो इस्तेमाल हुआ कोसोवो के मुसलमानों को या उनकी आबादी को प्रोटेक्शन देने के लिए। तो इसके अलावा कोई इंस्टेंस नहीं है जिसमें कि नेटो ने किसी के ऊपर कोई मिलिट्री ऑपरेशन किया हो। हाँ, अफगानिस्तान की बात वो इससे बिल्कुल सेपरेट है, और उसमें नेटो इन्वॉल्व था, लेकिन और भी बहुत सारे ममालिक थे उसमें। तो अच्छा कोई ऐसी प्रोफेसर हिस्ट्री। साहब, सॉरी फॉर जी इंटरप्शन, ये जी कोसोवो की आपने बात की तो जी मैंने कहीं पढ़ा कि प्रेसिडेंट क्लिंटन का वहां बहुत बड़ा मुजस्समा लगाया गया है और वहां जी के जी मुसलमानों में यानी इवन जब बुश प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उस वक्त बुश का सबसे वार्म वेलकम जो है उस इलाके में किया गया। और उसकी वजह क्या थी कि प्रेसिडेंट क्लिंटन ने नेटो के बिहाफ पे वहां पे बहुत बड़ी इंटरवेंशन की थी और आज भी प्रेसिडेंट क्लिंटन को वहां एक हीरो के तौर पे लिया जाता है। जी जी, बिल्कुल सही है। कोसोवो की आज़ादी जो है वो क्लिंटन ने जो अपना नेटो को इस्तेमाल किया था उनके हक में, उसकी वजह से। इसी तरह से बोस्निया हर्जेगोविना जो आज़ाद है या वहाँ पे लोग अभी भी महफूज हैं, वो इसी की वजह से है कि अमेरिका और नेटो ने उन्हें प्रोटेक्शन दी थी। तो ये तो रहा। अब
दागिस्तान क्या चीज है? ये भी उसके अंदर है, रशिया के अंदर है दागिस्तान? जी जी जी, एक सेकंड में आपको मैं बताता हूँ। अच्छा, ये जो था ना सोवियत यूनियन, इसमें इंक्लूडिंग जो प्रेजेंट डे रशियन फेडरेशन है, 15 रिपब्लिक्स थे। गोया कि जी जी रशियन फेडरेशन के अलावा 14 थे, उक्राइन, बेलारूस इसमें 2 हैं, जी और जी। बाकी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, और ये जॉर्जिया वगैरह है। तो ये जो आपने जिसका नाम लिया दागिस्तान, ये रशियन फेडरेशन के अंदर अ, उसका जो सही नाम था वो था, अ, जो मुल्क का नाम था यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। जी जी 15 उसमें रियासतें थी, जिसमें कि एक था जो सबसे बड़ा बाई फार, जो अभी हम जिसको रशिया के नाम से जानते हैं, इसका जो नाम था रशियन फेडरेशन ले लें। तो हम्म इसके अंदर भी कुछ ऑटोनोमस रिपब्लिक्स उन्होंने बनाई हुई थी। तो उसमें हम्म दागिस्तान जो है, तो पार्ट ऑफ दैट रशियन फेडरेशन, लेकिन ऑटोनॉमी थी। इसका बॉर्डर अजरबैजान के साथ मिलता है। इसी हम्म। तरह से चेचनिया, ओसेटिया और भी छोटे छोटे हैं। राइट। तो जॉर्जिया जो है रिपब्लिक था, वो आजाद हो गया। तो उसके नॉर्थ में है साउथ ओसेटिया, जो जॉर्जिया का हिस्सा रहा, और नॉर्थ ओसेटिया रहा रशिया के अंदर। तो जैसे कि होता है हर जगह, इख्तलाफात होते हैं इथनिसिटी वगैरह के इशू पे, तो उसका फायदा उठाते हुए रूस ने पूरे साउथ ओसेटिया पे कब्जा कर लिया, और अभी तक उसका वहां पे कब्जा है। इसके अलावा जो ब्लैक सी के पास उनका एक छोटा सा इलाका है अब्खाजिया, वहां पे भी इसी तरह से लोकल्स को इस्तेमाल करते हुए रूस ने कब्जा किया हुआ है। तो ये 20% ऑफ जॉर्जिया इज ऑक्यूपाइड बाय रशियंस। हम्म दूसरी हम्म तरफ उक्रेन के वेस्ट पे जो है मोल्डोवा। मोल्डोवा का जो ईस्टर्न 1/3 है, जिसका बॉर्डर के उक्रेन के साथ है, वहां पे भी रूसी फौज है अभी, और 1/3 पे रूस का कब्जा है। और उन्होंने वहां पे एक रिपब्लिक बनाई हुई है अपनी, जैसे कि ईस्टर्न उक्रेन में बनाई हुई है, उसका नाम है ट्रांसिस्ट्रिया। और वहां पे रूसी फौज भी है, और उनकी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन है 1/3 पे। तो जो हकीकत है वो ये है कि रूस ने दूसरे मुल्कों पे कब्जा किया हुआ है अभी भी, और जो रूस की तारीख है वहां पे भी ये होता रहा है। अच्छा, एक बात बताऊं जो बड़े कम लोगों को पता है, हम्म कि पोलैंड जो है, अब आप लोग महसूस करते होंगे कि पोलैंड बहुत सख्त रूस के खिलाफ है। इसकी वजूहत है, हम्म पोलैंड के 3 दफा पार्टीशन हुए थे 18 सेंचुरी में, 1772, और मेरे ख्याल में 1792 और 94 में 3 पार्टीशन हुए थे, जिसमें कि रूस भी इन्वॉल्व था, और हैब्सबर्ग एम्पायर जो था उस जमाने में, और जो जर्मनी था। लेकिन तीनों में पार्टिसिपेट करने वाला जो मुल्क था एक, वो था रूस। और जो पोलैंड जब तीसरा उसका पार्टीशन हुआ, तो पोलैंड सीज टू एग्जिस्ट, देयर वाज नो मोर एनी पोलैंड। उसके सारे जो टेरिटरीज थी तीनों मुल्कों ने आपस में बांट लिए, जिसमें कि सबसे बड़ा हिस्सा 62% वो रूस के कब्जे में आया था। ये पोलैंड था। हम्म बाद में हम्म पोलैंड फिर रेस्टोर होता है एज ए कंट्री। अच्छा, फिर हम्म आगे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होती है, रूस के लोग बड़ी क्रेडिट लेते हैं कि हमने हिटलर को हराया वगैरह वगैरह, जो सही है, काफी उन्होंने, उनका बहुत बड़ा इसमें रोल है। लेकिन इसको नजरअंदाज आप न करें कि अमेरिका ने न सिर्फ जंग भी लड़ी थी, बल्कि रूस को बहुत मदद की थी सामान से। एक प्रोग्राम था लैंड लीज एग्रीमेंट, जिसके तहत के अभी भी आप जाएं अगर ताशकंद में, वहां पे एक म्यूजियम है जहाँ पे अमेरिका के भेजे हुए रेलवे के इंजन वगैरह अभी भी खड़े हैं। बहरहाल, हम्म तो अ, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि दूसरी जंग अजीम जो है वो शुरू होती है कब? टेक्निकली उसकी जो शुरुआत की डेट है वो है 1 सितंबर 1939, जब जर्मन ट्रूप्स इन्वेड करती हैं पोलैंड को। अच्छा, लेकिन रूस जंग में आता है कब? 1941 में। उसकी वजह क्या है कि जब पोलैंड को जब इन्वेड किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब शुरू होती है, तो उसके चंद रोज पहले, मेरे ख्याल 2 हफ्ता पहले, हिटलर का जो फॉरेन मिनिस्टर था रिबेंट्रोप, वो जाता है मॉस्को में। और वो और मोलोटोव, जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर, जिसके नाम पे मोलोटोव कॉकटेल कहते हैं, हम्म अ, उनका एक एग्रीमेंट साइन होता है दोस्ती का। हम्म और उसी वक्त एक अफवाह होती है कि इसके साथ एक सीक्रेट प्रोटोकॉल साइन हुआ है, और जिसमें कुछ इन्होंने इलाकों पे आपस में बंटवारा किया हुआ है। अच्छा, और वो सही था, वो एग्रीमेंट ये था कि इन्होंने एग्री किया था कि पोलैंड पे वो जब हमला करेगा, तो वेस्टर्न 2/3 तो जर्मनी ले लेगा, और ईस्टर्न 1/3 सोवियत यूनियन ले लेगा। और एग्जैक्टली वही हुआ
जब जर्मन ट्रूप्स वेस्ट से पोलैंड के अंदर घुसती हैं तो ईस्ट से सोवियत ट्रूप्स जाके ईस्टर्न पोलैंड के ऊपर कब्जा करती हैं। अच्छा, अभी जो शहर है जो वेस्टर्न यूक्रेन का जो खबरों में आ रहा है, लवोव या लवीव, ये एक्चुअली पोलैंड का था। तो अच्छा, ये कब्जा करके बैठ गए और कोई जंग नहीं लड़ी। उसके बाद जब जर्मनी की हवस बढ़ी और उसने फिर रूस पे हमला किया, उस वक्त जाके 1941 में जून में रूस इस जंग में शामिल होता है। तो रूस का रिकॉर्ड जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी है शुरुआत में, वो बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा, इसके अलावा छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं जो कही जा सकती है, लेकिन मसला ये है कि रूस के जितने हमसाया हैं, यूक्रेन से लेके पोलैंड और एस्टोनिया और ये सारे, सबको रूस से बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए कि तारीखी तौर पे ऐसा होता आया है कि रूस ने इनके खिलाफ जारहियत की, एग्रेशन किया है। अच्छा, अब आप फिर आते हैं कि अब जो मैंने आपसे कहा था शुरू में ही कि यूक्रेन की आज़ादी तस्लीम हुई इंटरनेशनली। अच्छा, एक चीज़ और बताऊं कि जब यूनाइटेड नेशंस बना था तो उसमें सोवियत यूनियन के पास 3 सीटें थी, बड़े कम लोगों को ये भी मालूम होगा। एक तो उसके पास वीटो था। अच्छा, इसके अलावा रूस ने 2 सीटें और ली थी, सोवियत यूनियन ने, एक ली थी यूक्रेन के नाम पे, एक ली थी बेलोरसिया के नाम पे। अच्छा, जवाब ये था कि इन लोगों ने बहुत सफर किया है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, क्योंकि जर्मनी ने जब हमला किया था तो पहली जो उनकी इन्वेजन हुई थी उधर से ही आई थी ना, तो इसलिए इनको एज अ मार्क ऑफ देयर सेक्रीफाइस हम इनको 2 सीटें देते। यूक्रेन वाज अ मेंबर बीइंग अ पार्ट ऑफ द सोवियत यूनियन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो उसके बाद तो खैर आजाद हो जाता है। अच्छा, अब ये, अच्छा एक चीज और बताऊं कि ये जो अक्सर लोगों की जिनकी हमदर्दियां हैं रूस के साथ, उनका ये कहना है कि जो अमेरिका जो है वो तो शैतान है, ये तो वो इसको घेर रहा है और रूस को खत्म कर देगा। रूस दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क और बहुत बड़ी एक मिलिट्री फोर्स है, इसको खत्म करने का तो कोई सोच भी नहीं सकता। अच्छा, अब आप आगे आए, एक ब्लॉक ऑफ कंट्रीज है वेस्टर्न जिसका नाम है G7, जिसमें अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, इटली, स्पेन, ये बड़ी बड़ी जो है वेस्टर्न जो पावर्स हैं, ये उसके मेंबर थे। अच्छा, ये जब 1998 में इसे बढ़ा के G7 को G8 कर दिया गया था। वेरी फ्यू पीपल नो दिस, क्योंकि इन्होंने रूस को उसमें दाखिल किया था एंड रूस बिकेम अ मेंबर ऑफ दैट ब्लॉक एज G8। और इसकी जो एक मीटिंग हुई थी इस ब्लॉक की 2006 में, वो सोवियत यूनियन रशिया के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में हुई थी। पुतिन उसमें प्रिजाइड किया था, पुतिन ने। इससे बड़ा प्रूफ मैं आपको और क्या दूं कि वेस्टर्न पावर्स ने दे टोटली एक्सेप्टेड रशिया एज एन इक्वल एंड मेजर यूरोपियन पावर, और उसके साथ बड़ी अच्छी कोलैबोरेशन चल रही थी। लेकिन उसे 2014 में जब क्राइमिया पे इन्वेजन करके ऑक्यूपाई किया जब रूस ने, उस वक्त जाके G8 से रूस को निकाल के फिर वो G7 बन गया। इन सारे अरसे में, अच्छा पुतिन को तो अब इक़्तिदार में मेरे ख्याल में 22 साल हो गए। अच्छा, और कोई आसार नहीं कि वो जाएंगे। उन्होंने मुख्तलिफ तरमीमें कराई है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके तहत मेरे ख्याल में 2032 तक तो वो रह सकता है। अच्छा, जो भी वहां पे इलेक्शन होता है उस पर। अब पुतिन ने उसे पता है कि रूस में काफी लोग हैं जो बड़ा याद करते हैं सोवियत यूनियन का वो जमाना, जब ये बहुत बड़ा एक पावर था और उसका इलाका भी और बड़ा था। तो ये जो नॉस्टैल्जिया है सोवियत यूनियन या रशियन एम्पायर के लिए, इसको एक्सप्लॉइट कर रहा है अपने परपेचुएशन के लिए, कि अब इसकी पॉपुलैरिटी जो है ग्रेजुअली कम हो रही थी। इसको बढ़ाने के लिए पहले तो उसने क्राइमिया पे किया, उसकी वजह से रूस में काफी उसका सपोर्ट बढ़ गया। अनफॉर्चुनेटली पब्लिक जो है बड़ी जिंगोइस्टिक होती है, शोविनिज्म होता है, तो उनका मुल्क अगर किसी और पे कब्जा करे तो वो खुश होते हैं। अच्छा सर, सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं थोड़ी सी इसमें इंटरवेंशन करूं कि जब क्राइमिया को उन्होंने एनेक्स किया तो अफगानिस्तान ने वेलकम किया उसको, और वहां पे अमेरिकन ट्रूप्स भी मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद अमेरिकन पॉलिसी मुख्तलिफ थी, अफगानिस्तान की पॉलिसी मुख्तलिफ थी, इसलिए कि अफगानिस्तान के बहुत से लोग ये समझते हैं कि उनके साथ भी उसी तरह की सिचुएशन है कि उनके बहुत से इलाकों पे पाकिस्तान का कब्जा है। अच्छा अच्छा, मेरे लिए ये मालूमात नहीं है कि अफगानिस्तान में इसको सेलिब्रेट किया गया था। अच्छा,
अब आपने जो किसका जिक्र किया, तो मैं ये भी अभी कहूँ कि पाकिस्तानी अवाम को तो बिल्कुल भी नहीं इस तरह का इन्वेजन सपोर्ट करना चाहिए कि पाकिस्तान खुद एक नया मुल्क है। और ये तो आपने बताया वेस्टर्न बॉर्डर की बात है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत से लोग बिलीव करते हैं, और इंडिया में ऐसे लोग थोड़े हैं भी यकीनन, जो अखंड भारत की बात करते हैं, और इंडिया पाकिस्तान से कहीं बड़ा मिलिट्री पावर है। तो पाकिस्तान के लोगों को तो चाहिए कि वो उक्रेन की आज़ादी के हक में बोलें, न कि रूस के इन्वेजन को वो सपोर्ट करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल में बात वही आती है कि खासकर सेंट्रल एशिया और मिडल ईस्ट और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में लोग जरा स्ट्रॉन्ग मैन को पसंद करते हैं। टेम्परामेंटली मेरे ख्याल में उनको सूट करता है। अयूब खान को भी बड़े लोग नॉस्टैल्जिकली याद करते हैं। तो ये वो ट्रकों अनफॉर्चुनेट के एक पीछे एस्पेक्ट सर, है। बहुत सारे हाँ ट्रकों जी, के पीछे लिखा होता था, अब भी शायद है, कि तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। अयूब खान का फोटो होता जी था और नीचे जी लिखा जी होता था तेरी याद आई जी तेरे जाने के बाद। जी जी। और हमारे इमरान खान साहब भी तो मेरे ख्याल में जो मकबूल हो रहे थे, वो भी बड़े स्ट्रांग मैन थे, करिज्मेटिक भी थे, स्ट्रांग मैन भी थे। और इसीलिए वो पुतिन के साथ भी उनकी अच्छी अलायंस बन रही थी। और इसी तरह से वो पाकिस्तान के लोग एर्दोगान के भी बड़े हामी हैं। तो आप अगर नजर डालें तो हर तरफ ये स्ट्रांग मैन को पसंद करते हैं। लेकिन अभी तो तो सर अब इमरान खान ने कुछ उस पर कोई थोड़ा सा रिजर्वेशंस का इजहार किया है कि मुझे अगर पता होता कि रशिया अटैक करने लगा है तो मैं ना जाता रशिया, इस तरह की बात भी उन्होंने की है कुछ। सुने, इन्वेजन की तारीख का तो पता किसी को भी नहीं था, लेकिन ये अंदाजा था कि इन्वेजन वाज इमिनेंट, जो अंग्रेजी में जो वर्ड इमिनेंट होने वाला है। अच्छा, जी जी। इस मौके पे मैं एक आपको और बात आपको बोलता चलूं कि अफगानिस्तान में 1979 के दिसंबर में जो इन्वेजन हुआ था ना रशिया का, सोवियत यूनियन का, उससे पहले अमेरिकन इंटेलिजेंस ने इत्तला दी थी, और अमेरिका ने ऑफिशियली ये कहा था कि सोवियत ट्रूप्स आर कॉन्ग्रीगेटिंग ऑन द अफगानिस्तान बॉर्डर, और इन्वेजन की तैयारी है। सोवियत यूनियन की लीडरशिप ने इसको बड़े स्ट्रांगली डिनाई किया था, और कहा था कि बिल्कुल झूठ है और इसकी कोई बेसिस नहीं है, एंड वी हैव नो इंटेंशन ऑफ इन्वेडिंग अफगानिस्तान। हम्म। लेकिन हुआ वही जो अमेरिका ने कहा था, और दिसंबर में उन्होंने इन्वेड किया और ऑक्यूपाई कर लिया। इसी तरह से आप याद करें कि जब ये उक्रेन ये अपना रशियन फोर्सेज जो है बेलारूस के अंदर मोबिलाइज कर रही थी, बहुत बड़ी तादाद में अपनी एक्सरसाइजेज कर रही थी, और बड़ी उसमें डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे थे अपने फायर पावर की। तो अमेरिका ने बार बार कहा, बाइडेन ने, कि रशिया इज अबाउट टू इन्वेड उक्रेन। और यही जेलेंस्की, जो अब रूस के खिलाफ डट के खड़ा हुआ है, ये कहता रहा कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और आखिर में इन्वेजन से मेरे ख्याल में 2-3 रोज पहले उसने ये भी कहा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि इन्वेजन होने वाला है, ये हमारी दोस्त नहीं हो सकते, ये यहाँ पे पैनिक फैला रहे हैं, प्लीज डोंट डू दिस। हम्म। और हुआ वही। अच्छा, और पुतिन रिपीटेडली कहता रहा, वी हैड नो इंटेंशन ऑफ इन्वेडिंग, हम तो अपनी मोबिलाइजेशन और एक्सरसाइजेज कर रहे हैं, इसका इन्वेजन से कोई ताल्लुक नहीं है, इन्वेजन का कोई हमारा प्लान नहीं है। बट दे डिड एग्जैक्टली व्हाट अमेरिका हैड वार्न्ड, दैट दे वुड इन्वेड यूक्रेन। अच्छा, वो सारा फ्लॉप हो गया, उसकी वजूहत और हैं। अच्छा, अब इसके लिए जो मंतिक जो दी पुतिन ने और रूस ने, वो कई चीजें। पुतिन ने एक्चुअली एक आर्टिकल भी लिखा था जिसमें उसने यूक्रेन की एग्जिस्टेंस को ही चैलेंज किया कि यूक्रेन कोई मुल्क ही नहीं है। अच्छा, अभी आप यूक्रेनियन से आप पूछें कि वो अपने मुल्क को मुल्क समझते हैं या नहीं, यकीनन वो समझते हैं, और हम्म। उसकी आज़ादी और उसकी खुद मुख्तारी के लिए वो जब अभी जान दे रहे हैं। इसके अलावा वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है। वो 91 से पहले भी वो मेंबर था यूनाइटेड नेशंस का, जो कि अभी कहा मैंने आपसे। जी जी। लेकिन इट्स इंडिपेंडेंस साइंड एंड गारंटीड बाय रशिया। तो अब ये बात कहना कि वो तो कोई मुल्क ही नहीं है। अच्छा, तो जुबान ठीक है, मिलती जुलती है, लेकिन यूक्रेन की अपनी जुबान है। मैं जैसे कि आपने कहा कि अपना रूसी मुझे आती है, लेकिन अगर दो यूक्रेनी अगर अपनी जुबान बोले तो वो मुझे समझ नहीं आएगी। मिलती जुलती जुबान है, जिस तरह से पंजाबी और उर्दू में भी हम्म। सिमिलरिटीज हैं काफी, या गुजराती और सिंधी में होगी। बट यूक्रेन हैज इट्स ओन कल्चर, हैज इट्स ओन लैंग्वेज। एंड यूक्रेनियन, तकरीबन सारे यूक्रेनियन ही पहले रूसी बोलते थे, जिस तरह पाकिस्तान में लोग उर्दू बोलते हैं। वो मतलब वहाँ की लिंगुआ फ्रंका थी, मिलती जुलती जुबान भी है, और उन्हें कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन जब से रूस ने इस तरह की इन्वेजन या इस तरह की बातें शुरू की है, तो यूक्रेनियन नेशनलिज्म और स्ट्रांग हो गया। अब वहाँ पे कोई रूसी अपना नहीं बोलना चाहता, वो यूक्रेनियन ही बोलते हैं।
अच्छा, अब ये नेटो वाली जो लॉजिक थी कि नेटो की एक्सपेंशन, वो मैंने उस पर पहले बात कर ली। अच्छा, आज़ादी की बात है, वो यूक्रेनियन अपने आप को आज़ाद समझते हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट को समझते हैं आज़ाद, वो यूनाइटेड नेशंस है और रूस ने वो साइन किया हुआ है। उसके बाद फिर वो जो बात की वो तो बहुत ही मजे का खेज है कि जी वहाँ पे नाज़ीज़ की हुकूमत है। जेलेंस्की तो एक जू है, दैट्स राइट। जेलेंस्की इज अ जू, और उस पर इल्जाम लगाना कि वो नाzification है वहाँ पे, इससे बड़ा तो कोई मेरे ख्याल में कोई रिडिकुलस और क्लेम हो ही नहीं सकता। और इसी तरह की बेमाने, बिल्कुल, मतलब इट इज अ नेकेड एग्रेशन एंड अटेम्प्ट टू ऐड टू वंस टेरिटरी, और वो भी बड़ी मिनरल रिच टेरिटरी, जैसा कि अभी तकरीबन सबको ही पता है कि यूक्रेन बहुत बड़ा मेजर एक्सपोर्टर है फूड ग्रेन्स का। अच्छा, फिर ये जो पूरा ब्लैक सी है, ये सारा, तो ये एक जो कहते हैं ना एग्रेंडाइजमेंट इंग्लिश में कहते हैं कि ये बिल्कुल अ, और ये ऐसे वक्त में हुआ जबकि दुनिया इससे काफी आगे जा चुकी है, ये अनएक्सेप्टेबल हो चुका है। कुवैत का जिस तरह अनएक्सेप्टेबल था, उससे ज्यादा ये अनएक्सेप्टेबल है, बिकॉज दिस इज इन द हार्ट ऑफ यूरोप। यूरोप वालों ने बड़ी जंगें लड़ी हैं, और उसके बाद उन्होंने उसे यही सीखा है कि इन्वेजन वगैरह टेरिटोरियल ये जो डिस्प्यूट्स है ये हमने नहीं करना है, और यूरोप में बिल्कुल पीस रहा है। और ये बिल्कुल नेकेड एग्रेशन है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि नेटो बजाय इसके कि कम हो या श्रिंक हो, अब तो और मुल्कों ने उसमें शामिल होने के लिए एप्लीकेशन दिए, जैसे कि स्वीडन जो बहुत ही न्यूट्रल कंट्री था, और फिनलैंड जिसके बड़े दोस्ताना ताल्लुकात हैं रूस के साथ। अच्छा, फिनलैंड का जिक्र आया तो ये भी बताऊं कि 1940 में जब दूसरी जंग अज़ीम हो रही थी, तो सोवियत यूनियन ने फिनलैंड पे अटैक कर दिया था, और उसके बाद तकरीबन अभी तक सिग्नेचर हो चुका है इस पे, उस पे कब्जा कर लिया था। 10% टेरिटरी जो है फिनलैंड की, वो अब रूस का हिस्सा है। अभी जो बॉर्डर है फिनलैंड और रूस का, जो ये नॉर्थ में है, वहां से अपना सेंट पीटर्सबर्ग से जो पहले लेनिनग्राड था, वो इससे कहीं पीछे बॉर्डर होता था, अब वो आगे चला गया है। तो और फिनलैंड ने वो एक्सेप्ट कर लिया था इसलिए कि वो कमजोर था, और सोवियत यूनियन की उन दिनों में दोस्ती थी अमेरिका से भी, रूस से भी, चूंकि जर्मनी के खिलाफ जंग हो रही थी, तो किसी ने ये झगड़ा नहीं खड़ा किया। अब उस फिनलैंड ने जो बहुत ही दोस्ताना ताल्लुकात रख रहा था रूस के साथ, वो और स्वीडन, अनदर न्यूट्रल कंट्री, दे हैव अप्लाइड टू ज्वाइन नेटो। तो नेटो जब ये ज्वाइन कर लेंगे, तो रूस के साथ जो नेटो की सरहद है, वो जो पहले थी जंग के, उससे दुगनी से भी ज्यादा हो जाएगी। तो पुतिन का जो सारा प्लान था, फॉर्चुनेटली वो सारा फ्लॉप हो गया है, और रूस की जो एक इमेज थी एज ए वेरी स्ट्रांग मिलिट्री पावर, वो भी तकरीबन डिस्ट्रॉय हो गई है, जो उसकी इकोनॉमी के साथ हो रहा है वो भी आपको पता है। और ये सारा एक छोटा सा टोला है पुतिन के साथ, जो बड़े फायदे उठा रहा है पुतिन के साथ दोस्ती रख के, एट द एक्सपेंस ऑफ द रशियन पीपल। इसमें सफर कर रहे हैं रशियन पीपल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे जिस तरह की सेंसरशिप है, उन्हें पता नहीं चल रहा है कि एक्चुअल हो क्या रहा है। जैसा कि आपको पता है कि अगर कोई रूस में इसे जंग कहे तो वो जेल जाता है, और बड़े सारे लोग जेल में हैं। इसको उन्होंने जो कहा है ऑफिशियल नाम है स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, जिसमें कहते हैं कि तकरीबन ये फिगर्स ऑफिशियल तो खैर बिल्कुल ही झूठ होते हैं, लेकिन टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रशियंस हैव डाइड, सो हैव यूक्रेनियंस। और कम से कम 5 जनरल्स रशियन आर्मी के इसमें हलाक हुए हैं। उसकी वजह ये थी कि शुरू में आपको याद होगा कि अपने रूस ने बड़े टैंक अपने जमा किए थे, बड़ी इनकॉम्पिटेंस थी वहाँ पे, लेकिन वो टैंक्स आगे नहीं बढ़ रहे थे, तो पीछे से पुतिन और उनके लोगों का प्रेशर था कि क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हो। तो जनरल जो उनके थे आर्मी के मेजर जनरल्स के रैंक तक, वो खुद फिर आगे जाते थे कि भाई क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, और उसमें मारे गए। एटलीस्ट 5 जनरल्स हैव बीन किल्ड। तो इट हैज बीन अ डिजास्टर फॉर रशिया, जिस तरह से कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज अ डिजास्टर फॉर जर्मनी जिसने जंग शुरू की थी। तो अक्सर जो है, अक्सर क्या, तकरीबन ऐसे ही होता है कि जंग जो शुरू करते हैं वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल नहीं करते, उसका ऑपोजिट अचीव होता है। तो यहाँ पे वही हुआ। और मैंने शुरू में ही कहा था कि बाइडेन हैज हैज डिस्चार्ज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेरी वेल। उसने अपनी बहुत बड़ी स्टेट्समैनशिप इसमें शो की है, और ये पुतिन बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, हालांकि उसे करना चाहिए था ये एक्सपेक्ट कि पूरा यूरोप जो है मुत्तहदा हो जाएगा इसके इन्वेजन के खिलाफ।
इसलिए कि ये ऐसी एक चीज है दैट इट कैन नॉट बी कंडोन्ड। अगर इसे नहीं रोका गया तो फिर रशिया के जो एम्बिशंस हैं वो एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया और भी जगह पे हैं। तो दिस अच्छा सर, ये फैक्ट बताइएगा इज कि इंटरनेशनल कंडेमनेशन नहीं आई रशिया की जिस तरह से बहुत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। और दूसरी बात जो लोगों को शायद पता नहीं है कि रशिया जो है इकोनॉमिकली इट इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग पावर। साउथ कोरिया की इकोनॉमी जो है वो रशिया की इकोनॉमी से बड़ी है। जी जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट अभी मेंशन किया। ये रूस के बारे में एक अमेरिकन सेनेटर ने कहा था कि रशिया इज अ पेट्रोल पंप इन मास्कुरेडिंग एज ए कंट्री। तो रशिया की जो भी स्ट्रेंथ है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, वो है उसका ऑयल एंड गैस, जो एक्सपोर्ट करके बहुत काफी अच्छे पैसे कमाता है। किसी ने सर उसकी ये भी इमेज कहा बड़ी, था ए गैस स्टेशन विद न्यूक्लियर बॉम्ब्स। ये न्यूक्लियर बम इन मास्करेडिंग एज ए कंट्री, ये भी था साथ। बहरहाल, तो ये सारा जो है मतलब इट हैज टोटली फ्लॉप, ये जो पूरा जो ये प्लान था। अच्छा, अब आपने कहा कि कंडेमनेशन, अब देखें ना, कंडेमनेशन तो यूरोप इज टोटली यूनाइटेड। यूरोप के तकरीबन सारे कंट्रीज, जो कभी होता नहीं ऐसा, सारे यूनाइटेड हैं। इससे ज्यादा यूनिटी तो मेरे ख्याल में यूरोप वालों ने किसी चीज में भी शो नहीं की है। अब आप मेरे ख्याल में बात कर रहे हैं कि और कंट्रीज की, तो और कंट्रीज को तो ये देखना होता है कि भाई हमें फायदा कहाँ से है। तो फिलहाल अगर किसी को सस्ते दामों अगर पेट्रोल मिल रहा है, गैस मिल रही है, तो फिर वो उसकी तरफ जा रहे हैं। और ज्यादातर कंट्रीज को तो इससे कोई इंटरेस्ट है नहीं, ना अमेरिका के खिलाफ जाके, ना रूस के हक में जाके, ना खिलाफ जाके। उन्हें इट इज फार बियॉन्ड देयर बॉर्डर्स एंड देयर इंटरेस्ट। हाँ, जो करीबी इंटरेस्ट है वो इंडिया का है। इंडिया बड़े फायदे उठा रहा है वहां से चीप पेट्रोल, लेकिन इंडिया की स्ट्रेटेजिक वैल्यू आजकल बहुत है। अमेरिका भी उसे चाहता है, और रूस भी सस्ते पेट्रोल और गैस दे रहा है। तो ठीक है, वो एक मेजर पावर है, तो उसका वो फायदा उठा रहा है। लेकिन आपको तो याद होगा कि मोदी ने भी इस जंग के खिलाफ बहुत ही गार्डेड लैंग्वेज में, लेकिन उसने कहा है कि ये जंग नहीं होनी चाहिए। इवन चाइना हैज क्रिटिसाइज्ड। लेकिन अब जाहिर है कि चाइना को क्या फायदा होगा पुतिन के खिलाफ जाके, बल्कि पुतिन से अपना सस्ते दामों पेट्रोल उसे भी मिल रहा है। तो ये सारे अपने अपने इंटरेस्ट देख रहे हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट। लेकिन जो पावर्स दैट मैटर वो है यूरोप और अमेरिका, इन दोनों की। और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जापान, ये सारे आप अगर ऐड कर लें तो ये बहुत ही एक ओवरवेलमिंग इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड मिलिट्री फोर्स है। तो वो अच्छा सारे सर, यूनाइटेड इंडियंस हैं। जो हैं वो ये कहते रहे कि यूरोप वाले अब भी जो है रशिया से एनर्जी ले रहे हैं, गैस ले रहे हैं, तो हम क्यों ना लें। और दूसरा सर, पाकिस्तान में भी अभी बात चल रही थी। इमरान खान ने बहुत दफा कहा कि जी हम क्यों नहीं ले सकते उनसे पेट्रोल और गैस जो इंडिया ले रहा है। तो इस आर्गुमेंट को कैसे देखते हैं। अब ये भी खबरें आ रही थी कि इस हुकूमत ने भी, शहबाज शरीफ की हुकूमत ने भी कोई नेगोशिएशन शुरू किए हैं रशिया के साथ। ये सब जो होते हैं ना, ये जो डील्स होती है, ये फौरन नहीं हो जाती, ठीक है। इंडिया जो है पहले भी रूस के साथ वो लेता था, और रूस के साथ तो इंडिया और रूस के बहुत पुराने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, जो पहले थे और अभी भी हैं। और तो वो तो एक सिलसिला चला आ रहा था। पाकिस्तान को रूस से लेने में कोई वो नहीं है, लेकिन ये डील करके वो आपके, अब देखें ना, रूस का पाकिस्तान के साथ कोई बॉर्डर नहीं है। तो वो आएगा टैंकर से, या फिर उसके आपको कैपेसिटी चाहिए कि आप कहाँ पे बोलेंगे। जैसे कि आपने शायद पढ़ा होगा कि अभी जर्मनी जो है वो अभी फैसिलिटीज बना रहा है कि कतर से जो आइंदा जो आएंगे, जो एडिशनल जो सप्लाई जाएंगी, उनको कहाँ पे स्टोरेज होगी। तो स्टोरेज का भी मसला होता है। ये इस तरह नहीं होता है कि कोई दुकान से आप जाके ले लें, या फिर कोई टैप है वो आप ऑन कर दें तो पेट्रोल आ जाता है। इट इट टेक्स अ वाइल। तो इंडिया के साथ रूस के ये ताल्लुकात पहले भी थे। और एंड रशिया ऑफ कोर्स गिव्स अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू इंडिया, इसलिए कि वो एक बड़ा एक कस्टमर भी है मिलिट्री हार्डवेयर का भी, और एक स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट है उसके साथ। तो पाकिस्तान इस तरह नहीं कर सकता ना कि वो टैप ऑन कर दे, और न इमरान खान ने वो जाके टैप ऑन कर दी थी। तो जैसा कि आपने कहा कि शहबाज शरीफ की हुकूमत ने अभी किया, और अमेरिका ने कहा है कि जो लेना चाहता है ले, हमें कोई नहीं। लेकिन इसका भी ख्याल रखें कि उक्रेन के ऊपर जंग हो रही है, जरा आपको उसके साथ भी सिंपत्ति होनी चाहिए। और यूरोप तो ले रहा था इसलिए कि वो लेता आया था। ये भी
एक देखे ना कि इट प्रूव्स के यूरोप हैड नथिंग अगेंस्ट रशिया। उन्होंने तो बड़ी बड़ी पाइपलाइनें वो बिछाई हुई थी, बल्कि एक और बन रही थी दूसरी, वहां से पेट्रोल आ रहा था और उनकी डिपेंडेंस हो गई थी। और पुतिन ने मेरे ख्याल में यही मिसकैलकुलेट किया है कि इनकी डिपेंडेंस रशिया पे अब इतनी है कि इन्होंने सैंक्शंस वगैरह नहीं लगाने हैं और ये नहीं बंद करना है, जो कि हो गया। और अब वहां पे क्राइसिस है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यूरोप में एक क्राइसिस है कि ये विंटर जो है वो कैसे गुजरेगा, लेकिन उसके लिए वो ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, बट देयर आर डिफिकल्टीज ऑन द वे, इट विल टेक अ व्हाइल। तो ये पुतिन हैज टोटली मिसकैलकुलेटेड एंड द रशियन पीपल आर सफरिंग। और वहाँ की जो सफरिंग है वो अभी, अच्छा पुतिन ने एक और चाल की है, ये तकरीबन अब सबको ही पता होगा कि वो फ्रंट लाइन पे भेजता है चेचन को, और जेलों से निकाले हुए कॉन्विक्ट्स को, इस तरह के लोगों को फ्रंट पे भेजता है, ताकि जो कैजुअलिटीज जो रशियन हार्टलैंड की है ना, जैसे कि मॉस्को का इलाका है, सेंट पीटर्सबर्ग का इलाका है, वहाँ के लोगों में कैजुअलिटीज मिनिमम हो, इसलिए कि वो उसका हार्टलैंड है और वो है जिसके सपोर्ट पे कि वो अ, है। यूं समझ लें कि ये सेंट्रल पंजाब जैसे पाकिस्तान में एक अहमियत है उसकी, ये अहमियत जिस इलाके की, वहां से कम लोगों को रिक्रूट कर रहा है। और सबसे ज्यादा उसने लिए चचनिया से, और इस तरह के जो बॉर्डर लैंड्स हैं दागिस्तान से, और फिर जेलों से भी लोगों को अपने लेकर गए। और एक उसकी एक प्राइवेट आर्मी बनाई हुई है वैगनर ग्रुप के नाम से, जो अफ्रीका में भी है। वो ये पुतिन का एक दोस्त था, बल्कि उसका सप्लायर था, रेस्टोरेंट वगैरह चलाता था, उसका नाम एक क्या प्रोगोजिन, ये प्रिगोजिन मेरे ख्याल में। उसने वैगनर ग्रुप के नाम से एक ग्रुप है, वो भी फ्रंट लाइन पे है, और उसने जेल खाने से लोगों को निकाला है और कहा है कि अगर आप वहां पे सर्व करेंगे तो आपकी जो सारी सजा है जेल की वो माफ हो जाएगी। लेकिन तो सर ये जेल से बहुत अगर ही आप किसी को बहुत। लाएंगे, जी जी। अगर बोलिए। आप किसी को जेल से लाएंगे तो जी उसकी तो मिलिट्री ट्रेनिंग जो है वो बहुत थोड़ी सी होगी, लिमिटेड सी देंगे उसको, जी वो जी तो जी ऐसा परफॉर्म नहीं कर सकेगा। अच्छा सर ये बताइएगा कि रशिया के अंदर पब्लिक ओपिनियन क्या कह रही है? वैसे तो ये कहते हैं ट्रूथ इज द फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ वॉर। जी तो जी जंग जब होती है तो पेट्रियाटिक फीलिंग्स भी आ जी जाती हैं, और लोग जो हैं चाहे वो गवर्नमेंट से डिसएग्री भी करते हो, वो अपनी हुकूमत को जी सपोर्ट करने लगते हैं। तो वहां पे क्या सूरत हाल है? जो अपोजिशन है वो क्या है? और एक खबर ये भी थी ना कि बहुत सारे जो थे रशियंस वो ट्रेन के जरिए यूरोप जा रहे थे। कितने लोग हैं जो मुल्क छोड़ के चले गए हैं? जी। आपने कहा ना कि ट्रूथ इज द फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ वॉर। तो फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ वॉर एक और होती है, वो है बैटल प्लान्स, जो कि यूक्रेन में हुआ। आप जितने नक्शे बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, जब दो फौजें जब आमने सामने होती है, जिसको कहते हैं कि द फ्रिक्शन ऑफ वॉर, तो सारे प्लान उसके बाद से बेकार हो जाते हैं, नए प्लान्स बनते हैं। तो अच्छा, एक चीज आपने कहा था ना कि वो बगैर ट्रेनिंग के अपना लोग हैं जो उस जेलों से गए हैं, जो नए मोबिलाइज हुए हैं, वो भी उन्हें भी ट्रेनिंग नहीं है। इन्हें इस्तेमाल किया जाता है फ्रंट लाइन पे, ताकि जब फौज आगे बढ़े या ट्रेंच वगैरह की खुदाई जब करनी होती है, तो वो कैजुअलिटी ज्यादा लेते हैं। तो इनको ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि आगे जाके जो ट्रेंच वगैरह खुदाई करना, या आगे बढ़ते हुए जो फर्स्ट बुलेट्स जो आपके ऊपर आके गिरते हैं, ये उसमें जाके ये फेस करें, और उसके बाद जो है इनकी जो ट्रुप्स हैं वो आए। अच्छा, अब वहां पे जो सेंसरशिप है उसका तो अंदाजा मेरे ख्याल में अब दुनिया में सबको है कि अगर आप रूस में आप इससे जंग कहें, उक्राइन वॉर, लेट अलोन इन्वेजन ऑफ उक्राइन, तो यू कैन गो टू जेल फॉर 7 years, एंड thousands ऑफ पीपल आर इन जेल इन रशिया फॉर प्रिसाइसली दिस। सारे जो जरा इब्लाग यानी जो मीडिया है, सारा टेलीविजन, अखबार, तकरीबन सारे, ये रूस में काफी आज़ादी आ गई थी 1990s में, और पुतिन ने आने के बाद एक एक करके सबको तकरीबन बंद कर दिया। अच्छा, एक रूस का बहुत ही बड़ा लीडर था, उसका नाम मुझे भूल रहा, बड़ा हैंडसम भी था, उसे गोली मार दी थी क्रेमलिन के पास, अ, वो मर गया। अब जो था नवाल्नी, उसको इन्होंने जेल में बंद किया हुआ है, उसकी जो जेल टर्म्स है वो बढ़ती जा रही है। तो रशिया में ना कोई ऑपोजिशन पार्टी है, ना कोई ऑपोजिशन को एक्सेस है अवाम के साथ रीच करने का, अवाम को। लेकिन इसके बावजूद इंटरनेट वगैरह के थ्रू और इस तरह से खबरें थोड़ी बहुत आ रही हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि असल जो खबर आती है वो जब कैजुअलिटीज आती हैं, और वो ज़्यादातर जा रही हैं बॉर्डर लैंड्स में, जैसे चचनिया है और इस तरह के इलाके, दागिस्तान है। लेकिन खबरें आ रही हैं,
अब ये देखें ना कि आजकल का जो स्टेट अपैरेटस होता है ये बड़ा पावरफुल होता है। आप ईरान में देख लें कितने हंगामे हुए, लेकिन कोई नतीजा उससे नहीं निकला। इसके पहले ये जो बेलारूस है, वहां पे जो एक डिक्टेटर है, कहते हैं इज द लास्ट डिक्टेटर ऑफ यूरोप, अब तो वो बड़ा दोस्त है पुतिन का, लुकाशेंको। वहां पे कितने हंगामे हुए, लेकिन वो स्टेट जो है वो आखिर में वो प्रिवेल कर गया। तो रशियन स्टेट को तो इस तरह से पब्लिक जो है मुजाहरे करके डिफीट नहीं कर सकती है। वहां पे मुजाहरे हुए हैं, लोग जेलों में हैं, बट अल्टीमेटली द इन्वेजन हैज फ्लॉप्ड एंड पुतिन इज नाउ ट्राइंग टू फाइंड अ वे आउट। अच्छा, कोई सेफ एग्जिट जो कहते हैं वो उसको चाहिए। और अभी आज की मेरे ख्याल में खबर ये कल की कि बाइडेन ने कहा है कि मैं पुतिन से बात करने को तैयार हूँ। तो फौरन पुतिन ने कहा कि हाँ जी हम बात करेंगे, लेकिन इस शर्त पे कि जो हमने इलाकों पे कब्जा किया हुआ है इसको पहले आप रिकॉग्नाइज करें। तो वो तो खैर रिकॉग्नाइज नहीं होगा, और पुतिन इतनी आसानी से वो गिव अप भी नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उसकी सारी प्रेस्टीज उसके साथ इन्वॉल्व है। बट दिस इन्वेजन कैनॉट थोड़ी बहुत खैर गिव एंड टेक यूक्रेन को करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में एट द एंड ऑफ द डे जो कंप्रोमाइज होगा वो ये कि क्राइमिया शायद रूस के पास रह जाए, लेकिन जो ईस्टर्न डॉनबास है that has to be returned to Ukraine with the guarantee of complete safe passage through the Black Sea and the Azov Sea. ये जो इसने एक लैंड कॉरिडोर बनाया हुआ है, ये रशिया और डॉनबास के थ्रू पूरा वहां तक, ये क्राइमिया तक, दिस कैनॉट स्टे। जो रशियन पोर्ट्स हैं ईस्टर्न डॉनबास में, दे शुड हैव एक्सेस टू द अजोव सी, और फिर वहां से निकल के ब्लैक सी। तो जी आखिर कंप्रोमाइज में में मैं मेरे यही ख्याल में पूछना जी जी आखिर में मैं यही पूछना चाह रहा हूं कि चाहे रशिया जो है वो उसमें उसने गलती की और वो आप एक डिजास्टर बन गया उसके लिए, लेकिन पूरी दुनिया भी तो सफर कर रही है ना जी। जंग का किसी को भी जी फायदा नहीं जी होता अल्टीमेटली। जी और वेस्ट जी ने भी बहुत खर्चा किया है, शायद $50 बिलियन खर्च हो गए हैं। तो जी क्या कोई ऐसे एल्डर स्टेट्समैन नहीं है दुनिया में जो इसमें इंटरवीन करते, कुछ कोशिश करते इस जंग को रुकवाने की, या वो अब रशिया की नाक रगड़वाना चाहते हैं वेस्टर्न कंट्रीज? नहीं नहीं शकील साहब, कोई रशा की नाक अपना रगड़वाना नहीं चाहता। अगर ऐसा होता तो बाइडेन क्यों कल कहता है कि आई एम हैप्पी हैप्पी टू मीट हिम, ठीक है। और यकीनन ये बाइडेन ने जो कहा है इससे उक्राइन के लोग या जेलेंस्की खुश नहीं हुए होंगे, इसलिए कि उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि अब जैसे ये कंप्रोमाइज करेंगे एट द एक्सपेंस ऑफ उक्राइन, ठीक है ना। उक्राइन से बात किए बगैर उन्होंने कहा है। उक्राइन वालों को यही डर है कि आखिर में ऐसा ना हो कि ऊपर वाले सारे कंप्रोमाइज कर लें और इनको वेपन्स वगैरह की सप्लाई बंद कर दें, तो उक्राइन फिर अपना क्या कर सकता है। शकील साहब, मैं इस पे जरा इत्तेफाक नहीं करता है कि ये उसकी पुतिन की मिस्टेक थी या ब्लंडर था। इट वाज अ क्रिमिनल एंटरप्राइज। इसके लिए अंग्रेजी में जो सही जो वर्ड है वो है, टर्म है क्रिमिनल एंटरप्राइज। और इसने सोचा था कि बहुत आसानी से ये कब्जा हो जाएगा, एंड फॉर्चुनेटली फॉर द यूक्रेनियंस एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऐसा नहीं हुआ। अब आप बात कर रहे हैं कि दुनिया पर असर हुआ, यकीनन हुआ। आपको पता है कि यूरोप में इतनी सख्त अभी परेशानी है कि ये विंटर कैसे गुजरेगा, क्योंकि सारा गैस वगैरह की डिपेंडेंस उनकी रूस के ऊपर थी, और सडनली ये पाइपलाइन, एक टैप जो है पानी की या गैस की बंद हो गई। उक्राइन पे जो हुआ वो तो खैर आपको पता है। तो अब जंग वही खत्म कर सकता है जिसने जंग शुरू की। या तो वो जंग हार जाए, या फैसला करे कि ये जंग जो है हम नहीं जीत सकते, हम खत्म कर लें। तो अब लगता ये है कि पुतिन ये समझ गए हैं कि जंग वो नहीं जीत सकते, क्योंकि उनका अंदाजा था कि बाकी यूरोप जो है वो गैस वगैरह की डिपेंडेंस और ये सारा देखते हुए अपने मफाद में वो यूक्रेन को जुबानी उन्हें सपोर्ट करेंगे और ज्यादा कोई ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन सब ने किया। तो अब बाइडेन ने पिछले दिनों, बल्कि परसों मेरे ख्याल में, उन्होंने कहा है कि मैं पुतिन से बात करने के लिए तैयार हूँ। पुतिन की तरफ से जवाब आया है कि बात इस पे होगी कि जो इलाके हमारे पास हैं वो हम रखेंगे। खैर ये तो उक्राइन यकीनन ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, और नहीं, और न ये बाइडेन करेंगे। उक्राइन वालों को यही खतरा है कि कहीं ओवर देयर हेड्स ये लोग आपस में कंप्रोमाइज न कर लें, बट आई डोंट थिंक दिस विल हैपन। रशिया कैनॉट बी रिवॉर्डेड फॉर इट्स नेकेड एग्रेशन एंड क्रिमिनल एम्बिशन, ठीक है जी। अब जो कंप्रोमाइज हो सकता है वो मेरे ख्याल में ये होगा कि क्राइमिया को उसको रख ले रूस, और बाकी जो ये ऑक्यूपेशन है वो खत्म हो जाए।
और खासकर जो 2014 से लेके जो अभी तक हुआ है, जो ईस्टर्न डॉनबास और उसके नीचे जो है, और क्राइमिया बेशक रखे, और यूक्रेन को पूरी फ्री एक्सेस नॉट ओनली ऑन द ब्लैक सी, बल्कि उसके ऊपर जो छोटा सा एक समंदर है जो जो मिलता है वहां पे कर्च स्ट्रेट के थ्रू, आजोव आजोव सी के नाम से, जहाँ पे यूक्रेन के कई पोर्ट थे। एक जो बड़ा पोर्ट था वो है अपना मारियोपोल। ये इन्हें सब एक्सेस, फुल एक्सेस मिले। ये बताऊं आपको कि दो ये इन्वेजन जो भी हुआ, इससे पहले भी रूस ने आजोव सी से जब ये यूक्रेनियन शिप्स निकलते थे, इनको अपनी मर्जी से इन्हें रोक देता था, इन्हें सीज कर लेता था। ये बदमाशी रूस ने 2014 के बाद से रिपीटेडली करता रहा। जो इलाके पे कब्जा था वो तो था ही, लेकिन फ्री शिपिंग को भी वो परेशान करता था, स्पेशली यूक्रेनियन शिप्स को। तो कंप्रोमाइज होगा, बट दिस इन्वेजन कैन नॉट बी अलाउड टू स्टे और बी रिवॉर्डेड। और बाइडेन हैज हैंडल्ड दिस क्राइसिस वेरी वेल। उसने जहाँ पे सख्ती की जरूरत थी वो सख्ती की है, जो सेक्रीफाइस करनी थी वो भी किया है। एंड नाउ जस्ट एट द राइट टाइम उसने इंडिकेट किया है कि वी आर प्रिपेयर टू टॉक, सो दिस विल प्रोबेबली गिव पुतिन अ फेस सेविंग एग्जिट। अच्छा सर, पुतिन का फ्यूचर अब क्या देखते हैं? अब उनकी उम्र 70 साल है और ये 1999 में पावर में आए थे, इक्तदार में आए। तो जी कितना जी। अरसा आपके ख्याल में ये रह सकते हैं? वो तो चाहते हैं हयात रहना, प्रेसिडेंट फॉर लाइफ, जैसे अफ्रीका वगैरह में होता था। लेकिन आई थिंक दिस इज द बिगिनिंग ऑफ हिज एंड। उसने तो ये जंग की थी अपने आप को परपेचुएट करने के लिए कि 2032 तक इलेक्शन के नाम पे वोट लेके वो आएगा, लेकिन ही हैज टू गो। सुने, अगर किसी को स्केप गोटिंग करनी है इस जंग के लिए, तो इट हैज टू बी पुतिन, इट कांट बी द डिफेंस मिनिस्टर और समबडी एल्स। तो और रूस ने जिस तरह के क्राइम किए हैं यूक्रेन में, जिस तरह की अभी अभी मिसाइल अटैक्स कर रहा है सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर, दीज आर क्रिमिनल थिंग्स, दीज आर बैंड अंडर द लॉ ऑफ वॉर। ये सारा वो कर रहा है आउट ऑफ डेस्परेशन कि यूक्रेन में जो मोराल है इतना डाउन हो जाए कि वो कैपिटुलेट करें, बट दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। एंड ही हैज लॉस्ट द वॉर। ये तकरीबन पुतिन उसी तरह ड्रैग ऑन करे जैसे सद्दाम हुसैन जंगे हार के, ये 91 से लेके कब 2001 तक तो था ना आखिर, उसमें इराक सफर कर रहा था, लेकिन सद्दाम हुसैन तो थे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि यूरोप में ऐसा होगा और रूस में होगा। यूक्रेन की जो वॉर है, दिस विल डिस्ट्रॉय, एंड इट शुड डिस्ट्रॉय मिस्टर पुतिन। यूरोप का और दुनिया का चैन इसने इसने तबाह कर दिया है। गरीब लोग सफर कर रहे हैं, अमीर सफर कर रहे हैं, रिच कंट्रीज आर सफरिंग, पुअर कंट्रीज आर सफरिंग। हाँ, इसका फायदा चाइना को हुआ है, उसे अपने सस्ते दामों पर पेट्रोल मिल रहा है, इंडिया को भी हुआ है। बट इवन दीज टू कंट्रीज हैव इंडिकेटेड कि ये जंग गलत है, इट शुड स्टॉप। जी, और आयरनी ये है कि पाकिस्तान में जिस तरह सद्दाम हुसैन बहुत पॉपुलर था, इसी जी तरह जी से लोग हैं जो पुतिन को एडमायर करते हैं, और ये बड़ी जी जी। एक अजीब ये बात मैंने है। आपसे शुरू में कहा था ना कि हमारे लोग स्ट्रॉन्ग मैन को अपना पसंद करते हैं, और ये भूल गए कि ये जो एग्जांपल है कुवैत के ऑक्यूपेशन का, यूक्रेन का, ये पाकिस्तानियों को तो बिल्कुल ये अपोज करना चाहिए, बिकॉज हम्म, इट कैन, सम पीपल कैन सी इट इन दैट लाइट कि ये भी हमारे मुल्क का हिस्सा था। पाकिस्तान क्या 47 में ही एग्जिस्टेंस में आया था। तो बड़े लोग हैं इंडिया में जो अभी भी बिलीव करते हैं कि पार्टीशन शुड नॉट हैव हैपेंड। तो फिर पाकिस्तानी शुड हैव बीन द लास्ट पीपल इन द वर्ल्ड to support either the invasion of Kuwait or the invasion of Ukraine. But unfortunately, वो इस तरह इसको नहीं देखते। They love strong men. पुतिन, एर्दोगान, इमरान खान, अयूब खान, और भी न दो चार नाम है ये। हाँ, ट्रम्प को भी पसंद करते थे, वो भी जरा स्ट्रॉन्ग मैन माचो था वो भी जरा। हम्म। और तो हैं लोग ऐसे। जी, थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर साहब।